टाइम था 3 फरवरी 1984 का और जगह थी फ्लोरिडा यूएसए। जब रात के करीबन 2 बजे का टाइम हुआ था और लिसा मैगवे इस टाइम अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और इसकी ड्यूटी भी पूरी हो चुकी थी, तो वो अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि बाकी दिनों में तो इसकी छुट्टी काफी ज्यादा जल्दी हो जाया करती थी। शाम को ही वो वापस अपने घर पर चली जाती, लेकिन इस दिन इसका एक कोवर्कर उस दिन रेस्टोरेंट पर नहीं आया था, जिसके चलते उसके मैनेजर ने उसके सामने रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि आज हमारे यहाँ पर स्टाफ कम है, तो क्या तुम थोड़ा ओवर टाइम कर लोगी। लिसा को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी, जिसके चलते वो अब थोड़ा ओवर टाइम कर रही थी और इसी तरीके से ओवर टाइम करते करते लगभग रात के 2 बजे का टाइम हो चुका था। जैसे ही 2 बजे तो अब उसकी दूसरी ड्यूटी भी अब कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपनी साइकिल उठाकर घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन अभी लिसा अपने रेस्टोरेंट से मुश्किल से 500 मीटर ही आगे आई होगी और उसी टाइम उसे ये बात लगने लगती है कि कोई ना कोई बंदा इसका पीछा कर रहा है। और जब उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो उसे ये बात पता चली कि कोई ना कोई बंदा इस टाइम उसके पीछे गाड़ी लगाए हुए है। और दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि आज का मौसम काफी ज्यादा सुहाना है, तो हो सकता है कोई ना कोई बंदा इस टाइम लॉन्ग ड्राइव पर निकला हुआ होगा अपने पार्टनर के साथ। वो बड़े ही आराम से इस टाइम गाड़ी चला रहा होगा, पूरा का पूरा रोड बिल्कुल खाली है। यही सारी बातें सोचकर वो दोबारा से अपनी साइकिल चलाने पर ही ध्यान देने लगती है और कुछ ही देर बाद जो इसका ये पीछा करने वाली गाड़ी थी ये इसे ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। और उसके बाद तो लिसा खुद को ही समझाने लगती है कि वो बंदे अब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे पहुंचे, लगभग 1 किलोमीटर बाद ही उसने ये चीज देखी कि यहाँ पर एक काफी बड़ी चर्च है और इसके नीचे वही गाड़ी रुकी हुई है। तो अब उसके दिमाग में ये बात भी आने लगी कि कौन ये बंदा है जो कि इतनी रात को यहाँ पर चर्च में प्रेयर करने के लिए आया है। तो अब उसे थोड़ी घबराहट भी होने लगती है कि यही वो बंदा था जो कि कुछ देर पहले इसका पीछा कर रहा था। हो सकता है ये बंदा इसी के ऊपर अपनी नजर टिकाए हुए हो, लेकिन उसके पास तो बेचारे के पास सिर्फ साइकिल थी, वो जल्दी से वहां से जा भी नहीं सकती थी, जिसके चलते वो बस जल्द से जल्द अपने घर पर ही जाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो उस चर्च वाली जगह को भी छोड़कर आगे जाती है, एक जगह ऐसी भी आई जो कि पूरे तरीके से सुनसान थी, वहां पर मुश्किल ही कोई आया जाया करता था और अब ऊपर से रात का टाइम था, तो वहां पर तो कोई आने वाला था नहीं। और इसी टाइम जो वो गाड़ी थी वो अचानक से इसके सामने आती है और वहां पर आकर रुक जाती है। लिसा इस चीज को लेकर थोड़ी घबरा जाती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। उस गाड़ी से एक बंदा उतरकर लिसा के पास आता है। इस टाइम उसने अपना पूरा का पूरा फेस कवर कर रखा था और उसके सिर पर गन रख देता है। लिसा अब सामने वाले बंदे से ही पूछने लगती है कि वो इससे क्या चाहता है। वो तो इस टाइम रेस्टोरेंट से आई है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर वो ये बात सोचता हो कि वो इसे लूट लेगा, लेकिन वो बंदा लिसा को लूटना नहीं चाहता था, जिसके चलते उसने सबसे पहले तो लिसा को यही बात कही कि वो ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश ना करे, अपने दोनों के दोनों हाथ पीछे की तरफ कर ले। दोनों ही हाथों को अच्छे से बांध लेने के बाद उसने उसके आंखों पर भी पट्टी लगा दी और उसके बाद अपनी गाड़ी में ले जाकर वो लिसा को बैठा देता है। The barrel of a gun to my left temple. I remember him putting a blindfold on my face. I was ordered to take all my clothes off. He ties me up, ligatures on my wrists, ankles, throws me in the car, yells at me to keep my eyes shut, and that if I showed him a good time, he was not going to kill me. अगले काफी देर तक वो यूं ही ड्राइव करता जाता है। लिसा को अभी तक कोई अंदाजा नहीं कि ये बंदा इससे चाहता क्या है। वो तो बस इस चीज का अंदाजा लगा रही थी कि ये बंदा इस तरफ गाड़ी मोड़ रहा है, अब इस तरफ गाड़ी मोड़ रहा है, तो आखिरकार ये मुझे लेकर कहां पर जाना चाहता है। और कुछ ही देर बाद एक जगह पर जाकर उसकी गाड़ी रुक जाती है। लिसा को विश्वास हो चुका था कि जरूर अब इस बंदे का घर आ चुका है और ये उसे अपने घर पर लेकर जाने वाला है। लेकिन जैसे ही उसे गाड़ी से नीचे उतारा जाता है तो वो उसके हाथ को पकड़कर एक अपार्टमेंट में जा घुसता है। पहले तो लिसा को यही बात लग रही थी कि जरूर ये किसी न किसी घर में रहता होगा, लेकिन धीरे धीरे कर वो और लगभग 2-3 मंजिल ऊपर तक वो उसे लेकर जाता है और तब जाकर लिसा को इस बात का अंदाजा होने लगता है कि ये बंदा किसी घर में नहीं जबकि किसी अपार्टमेंट में रहता है। वो बंदा उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाकर सीधा का सीधा उसका रेप करना शुरू कर देता है। अगले काफी देर तक वो लिसा के साथ यूं ही दरिंदगी करता रहता है। लिसा
बार बार उसके सामने मिन्नतें कर रही थी कि वो उसे छोड़ दे, उसे वापस अपने घर पर जाने दे। लेकिन जैसा कि उस व्यक्ति की हरकतें थी, उसे देखकर लिसा को यही बात समझ में आती है कि ये बंदा बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है, हड़बड़ाहट में नहीं है, जबकि ये तो बड़ी आराम से बीच बीच में खाना खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है और दोबारा से आकर इसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर देता है। तो इसी टाइम लिसा ने उसके सामने दोबारा से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि अगर उसे ये बात लगती है कि ये वापस अपने घर पर जाने के बाद इसकी पुलिस को शिकायत करेगी और उसके बाद इसे कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो वो बस उसे यहाँ से जाने दे, वो उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं करने वाली। लेकिन वो बंदा तो लिसा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और लगातार वो इसी प्रोसेस को आगे से आगे दोहराता जा रहा था। और उसके बाद तो एक टाइम ऐसा भी आया जब लिसा ने उस व्यक्ति से ये बात कही कि वो वॉशरूम जाना चाहती है, लेकिन उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं जा सकती। लेकिन लिसा के बार बार कहने पर आखिरकार वो उसे वॉशरूम में भेज देता है। उसने उस टाइम भी उसकी आंखों से पट्टी नहीं हटाई थी, उसके दोनों के दोनों हाथों को तरफ बांध रखा था और तो और इसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसने उसके हाथों को पकड़कर उसे एक दरवाजे को पकड़वा दिया कि अंदर जाकर तुम आराम से टॉयलेट कर सकती हो। और इसी टाइम लिसा के दिमाग में ये बात आने लगती है कि हो सकता है ये बंदा इसे बाद में छोड़ भी दे, लेकिन बाद में जाकर अगर इसे पुलिस के पास कंप्लेंट भी करनी होगी तो वो जाकर पुलिस को क्या कुछ बताएगी, जिसके चलते उसने उस टॉयलेट में जगह जगह पर हाथ रखने शुरू कर दिए। अलग अलग चीजों को इस टाइम वो वहां पर छू रही थी, क्योंकि उसका मानना ये था कि अगर पुलिस ऑफिसर्स बाद में आकर अगर यहाँ पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसके कम से कम फिंगरप्रिंट तो पुलिस को मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसने इस व्यक्ति का अभी तक चेहरा नहीं देखा है। उसे ये बात नहीं पता कि उसे ये बंदा किडनैप करके कहां पर लेकर आया है। बस उसे इतना ही पता था कि जब ये गाड़ी लगातार इसका पीछा करती आ रही थी तो ये एक लाल रंग की गाड़ी थी और जब इसे जबरदस्ती इस गाड़ी में बैठाया गया था तो उस गाड़ी के डैशबोर्ड पर डार्ज मैग्नम लिखा हुआ था, यानी कि ये डार्ज मैग्नम कंपनी की गाड़ी है और लाल रंग की गाड़ी है। तो कुछ ही देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकल आती है और दोबारा से बाहर आने पर उस व्यक्ति के सामने रिक्वेस्ट करनी शुरू करती है कि वो उसे वापस घर पर जाने दे, लेकिन वो बंदा इस बात से साफ इनकार कर देता है। और इसी टाइम लिसा इस आदमी से पूछने लगती है कि आखिरकार मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया, मैंने तो तुम्हारी गाड़ी को टक्कर तक नहीं मारी जिससे कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि तुम उसी चीज का मुझसे गुस्सा उतार रहे हो। और उसी टाइम उस व्यक्ति ने अपनी पूरी की पूरी कहानी लिसा को बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात कही कि तुम महिलाएं जितनी भी होती हो सारी की सारी बिल्कुल एक जैसी हो। एक टाइम में ये एक लड़की से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, बाद में उसने उसके साथ शादी भी कर ली, लेकिन उसके बाद वो उसे यूं ही छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। उस व्यक्ति के पास काफी ज्यादा पैसे थे। इसी तरीके की काफी सारी कहानी वो इस टाइम लिसा को बता रहा था और उसका ये कहना था कि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। वो उससे तो बदला नहीं ले पाया, लेकिन उसका बदला अब वो सारी की सारी महिलाओं से ले रहा है। और इसी टाइम लिसा ने भी अपनी पूरी ही कहानी इस व्यक्ति को बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात कही कि हो सकता है तुम इस तरीके से इसके साथ दरिंदगी कर लेने के बाद आखिर में इसे मार डालो, लेकिन इस मामले में सिर्फ और सिर्फ तुम एक व्यक्ति की जान नहीं लेने वाले हो। जबकि इसके घर पर इसके पिता हैं, वो काफी ज्यादा बीमार रहते हैं, सुबह शाम उन्हें दवाई देनी होती है, उनके लिए पैसे का प्रबंध, क्योंकि उनकी दवाई काफी ज्यादा महंगी आती है। ये एक रेस्टोरेंट में काम करती है, वहां से जितना भी पैसा उन्हें मिलता है वो अपने पिता की देखरेख करती है। तो उस व्यक्ति ने यही बात कही कि उनकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारे परिवार के बाकी सदस्य होंगे, वो उनकी देखभाल कर लेंगे। और इसी टाइम लिसा ने ये बात बतानी शुरू कर दी कि जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा देकर चली गई, बिल्कुल उसी तरीके से जब वो छोटी थी उसकी माँ भी उसके पिता को धोखा देकर चली गई थी। इसके पिता अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, वो उसकी जुदाई को सहन नहीं कर पाए, जिसके चलते उन्होंने लगातार शराब पीना शुरू कर दिया। और अब अगर देखा जाए तो वो पूरे तरीके से अपनी तबीयत को खराब कर चुके हैं। अब उन्होंने शराब तो छोड़ दी है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अब उनके परिवार में या तो लिसा है या फिर उनके पिता हैं, और वो अगर इसे यहाँ पर मार डालता है तो एक बेकसूर व्यक्ति जो कि बिल्कुल इसी की तरह अपनी पत्नी का सताया हुआ था, वो बेरहमी से अपनी जान गंवा देगा, क्योंकि अब उसे कोई खाना पीना देने वाला नहीं होगा और काफी ज्यादा बेरहमी के साथ तड़प तड़प के भूख के कारण वो अपनी जान गंवाने वाला है। ये सारी की सारी स्टोरी सुन
लेने के बाद अब उस किडनैपर को, जो कि लिसा को यहाँ पर लेकर आया था, उसे भी थोड़ा बुरा महसूस होने लगता है कि ये सारा का सारा काम उसने क्या कुछ कर दिया, और वो अपने इस कांड को सुधारने के बारे में भी सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि अगर वो इस लड़की को छोड़ देता है तो बाद में जाकर ये पुलिस को सारी की सारी बातें बता देगी और उसके बाद इसे जेल जाना पड़ेगा। तो उस लड़की ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा, क्योंकि किडनैपर ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और इन सारी ही चीजों के लिए वो कन्वेंस हो जाता है। उसने दोबारा से उसके सारे के सारे कपड़े उसे पहनाए, अपनी गाड़ी में बैठाया और ये बात कही कि मैं तुम्हें छोड़कर तो जाने वाला हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक जगह पर छोड़ लेने के बाद वहां से चला ना जाऊं, उसके 5 मिनट बाद तक तुम्हें अपनी पट्टी नहीं खोलनी है। अगर खोल देती हो और हो सकता है मैं वहीं पर खड़ा होकर तुम्हारा टेस्ट ले रहा होऊंगा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो इस चीज के लिए लिसा तैयार हो जाती है और वो बंदा बिल्कुल ऐसा ही करता भी है। वो एक जगह पर ले जाकर उसे छोड़ देता है और उसके बाद दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। लिसा इस चीज से काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जिसके चलते 5 नहीं जबकि 10 मिनट तक वेट कर लेने के बाद आखिर में वो अपनी पट्टी खोल लेती है और उसके बाद जाकर वो अपने घर पर पहुंचती है। दूसरी तरफ लिसा के घर वाले तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उनकी बेटी गई तो गई कहां पर। उन्होंने जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी इस टाइम तक कर दी थी। पुलिस ऑफिसर्स लिसा को जगह जगह पर ढूंढ रहे थे और जैसे ही लिसा वापस अपने घर पर पहुंचती है, उसकी नानी ने ये बात पूछनी शुरू कर दी कि इतने टाइम से वो कहां पर धक्के खा रही थी, क्योंकि वो लगभग पिछले 24 घंटों से गायब थी। तो लिसा ने अपनी पूरी की पूरी कहानी अपनी नानी के सामने रख दी, लेकिन लिसा की नानी तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसे देखने में ही ये बात बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि कुछ एक टाइम पहले इसके साथ काफी ज्यादा भयंकर तरीके से जबरदस्ती की गई होगी और अब इसके ऐसे हालात बन चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने सबसे पहले तो पुलिस में इन्फॉर्म किया कि कुछ इस तरीके से जो ये लड़की गायब हुई थी अब ये वापस आ चुकी है। तो पुलिस ने लिसा की नानी से ही ये बात कहनी शुरू कर दी कि अगर वो लड़की अब वापस आ चुकी है तो सबसे पहले आप लोग इसे पुलिस स्टेशन लेकर आ जाइए। लिसा की नानी उसे लेकर पुलिस स्टेशन जा पहुंची। वहां पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर लिसा से ही पूछताछ करने लगती है कि तुम किस तरीके से गायब हो गई थी, आखिरी टाइम में तुम कहां पर चली गई थी, ये सारी की सारी बातें हम लोग तुमसे जानना चाहते हैं। और उसके बाद लिसा ने अपनी पूरी की पूरी कहानी दोबारा से जो कुछ उसने अपनी नानी को बताया था इस पुलिस ऑफिसर को भी बताना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी पूरी ही कहानी को जान लेने के बाद जैसा कि इसकी नानी रिएक्ट कर रही थी, बिल्कुल ऐसा ही ये लेडी पुलिस ऑफिसर भी बोलने लगती है कि तुम्हारे हालातों को देखते हुए हमें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। तो अब लिसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है और आप लोग मेरे सामने अगर पूरी की पूरी मेरी कहानी जाननी है तो ऐसे एक काबिल पुलिस ऑफिसर को लेकर आइए जो कि मेरी बातों को समझ पाए। दूसरी तरफ एक सीनियर अधिकारी सर्जेंट लैरी पिगट वहीं पर बैठकर इस पूरी की पूरी घटना को सुन रहे थे और उन्होंने उस लेडी पुलिस ऑफिसर को वहां से बाहर बुला लिया और उसके बाद उन्होंने खुद जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो लैरी पिगट जैसे ही उस रूम में पहुंचे तो उन्होंने अपना पर्स निकाला और उसके सामने रख दिया। लिसा ने जैसे ही वो पर्स देखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक छोटी लड़की की फोटो है और लैरी पिगट ये बात कहने लगते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। हाँ, हो सकता है तुम उससे 2 साल बड़ी हो या फिर 2 साल छोटी हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास करने वाला हूँ, लेकिन पूरी की पूरी कहानी मुझे तुम्हें सच सच बतानी होगी। I was asked by my detective to go and talk to her, and I did talk to her. I took my wallet out of my jacket and showed her the picture of my daughter. And I told her, this is my daughter, she's your age, there's nothing I won't do to protect her. And I'm going to protect you. और उसके बाद लिसा जो कुछ भी पुलिस ऑफिसर को डिटेल से बता सकती थी वो सारी की सारी बातें बतानी शुरू भी कर देती है। कंप्लेंट लिख लेने के बाद, डिटेल लिख लेने के बाद उसे वापस उसके घर पर भेज दिया जाता है और लैरी पिगट अगले 2 दिनों तक इस केस के ऊपर काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद लिसा की नानी के पास कॉल करते हैं कि हम लोगों को इस लड़की से दोबारा से मिलना है। लेकिन दोबारा से उसकी नानी ने यही बात कहनी शुरू कर दी कि आप लोगों को क्यों लगता है कि ये लड़की
लड़की इस टाइम सच बोल रही होगी। हो सकता है ये बाहर जाकर किसी न किसी अपने यार दोस्त के साथ पार्टी कर रही होगी और यही कारण है कि ये लगभग 24 घंटों तक गायब थी। लेकिन उस टाइम लैरी पिगट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने उसकी नानी को ही सुनाना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ है और आप ही कुछ ऐसा बोल रही हैं। आप जल्द से जल्द इसे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ले आइए। जैसे ही पुलिस स्टेशन लिसा को लाया जाता है तो लैरी पिगट ने लिसा से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी कि तुम्हारे माता पिता किस तरीके के हैं, क्या वो सच में तुम्हारा ख्याल भी रखते हैं। और उसके बाद लिसा ने अपनी पूरी की पूरी कहानी दोबारा से, जो कि आधी कहानी इसके परिवार के बारे में अभी तक बतानी रह गई थी, उसके बारे में भी पुलिस के सामने उसने रखना शुरू कर दिया। उसने ये बात बताई कि जनाब ये मेरे माता पिता नहीं जबकि मेरे नाना नानी है और असल में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी नानी, क्योंकि ये इसका नाना नहीं जबकि उसकी नानी का बॉयफ्रेंड है। दरअसल जब इसके माता पिता की शादी हुई थी, शादी के कुछ एक सालों बाद लिसा पैदा हो जाती है, लेकिन इसके माता पिता के बीच ज्यादा नहीं बना करती थी, जिसके चलते इसके दोनों ही पेरेंट्स इस टाइम अलग हो चुके थे। ये अपनी माँ के साथ जाकर रहने लगी, लेकिन इसकी माँ काफी ज्यादा नशे किया करती थी। इनके घर पर इसके अलावा भी काफी सारे बच्चे थे, जिसके चलते इसकी माँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देती कि उसका नशे का सारा प्रोग्राम सेट है या नहीं। और जब उसे ये बात पता चल जाती कि इसके सारे के सारे नशे के आइटम इस टाइम यहाँ पर आ चुके हैं, वो नशा करती और उसके बाद जाकर किसी न किसी कोने में बैठ जाती। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस टाइम उसके बच्चों ने खाना खाया है, भूख लगी हुई है, उन्होंने कोई कपड़ा वगैरह पहन भी रखा है या फिर वो यूं ही कहीं पर रोड पर घूम रहे हैं। और ये सारे के सारे हालात जैसे ही इनके पड़ोसियों को पता चलते हैं तो उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स आकर इन सारे के सारे बच्चों का रेस्क्यू कर लेती है और उसके बाद उन्हें ले जाकर किसी न किसी अनाथालय में डाल देती है। और इसके अलावा काफी सारे लोग बीच बीच में इन्हें गोद भी ले लिया करते थे, क्योंकि वहां पर एक इस तरीके का नियम था कि अगर आपने कोई न कोई अनाथ बच्चा गोद लिया है तो उसका काफी सारा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाया करती थी। तो उस पैसे के लालच में काफी सारे लोग इन्हें गोद ले लिया करते थे, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। और इसी बीच इसकी नानी को ये बात पता चल गई कि इसकी नातिन का इतना ज्यादा बुरा हाल हो चुका है, जिसके चलते उससे उनका दुख देखा नहीं गया और उसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाकर रहने लगती है। लगभग अगले 1.5-2 साल तक वो बड़े ही आराम से अपनी नानी के साथ रह रही थी और इसी टाइम उसकी नानी का बॉयफ्रेंड उसके साथ आकर रहना शुरू कर देता है। काफी बार ऐसा हुआ था जब उसकी नानी का बॉयफ्रेंड इसे छेड़ा करता था, गलत तरीके से टच किया करता था, तो उसने जाकर अपनी नानी को इस बारे में बता दिया। लेकिन उसकी नानी का यही कहना था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अगर वो उसे यहाँ से निकाल देती है तो इसके घर का खर्चा कैसे निकलेगा, और वो उसे कुछ भी नहीं कहने वाला। ये सारी की सारी बातें बोलकर वो उन सभी बातों को वहीं की वहीं दबा दिया करती थी। लेकिन उसके बाद तो एक टाइम ऐसा आया जब रात के टाइम लिसा अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही रात को उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसकी नानी का बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ था। उसने एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था और उस पूरी की पूरी रात वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहता है। सुबह जैसे ही होती है तो इस टाइम उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने जाकर अपनी नानी को एक एक बात बताई कि ये बंदा पहले तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बुरी नजर रखा करता था, लेकिन आज के टाइम में उसने उसका कुछ ऐसा हाल कर दिया है। उसे पक्का विश्वास था कि उसकी नानी उसे कुछ न कुछ तो बोलेंगी, लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोलने के बजाय इस लड़की को ही चुप करवा दिया और ये बात कही कि इस घर का सारा ही खर्चा नानी का बॉयफ्रेंड उठाता है। अगर उसने कुछ भी उसे कहा तो वो इसे छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद हो सकता है इसके पास खाने पीने के लिए ना रहे। और दूसरी तरफ लिसा को भी इसी तरीके से एक घर से दूसरे घर यूं ही धक्के खाने पड़े, जिसके चलते उसे चुप ही रहना होगा। और लगभग पिछले 4-5 सालों तक लिसा की नानी का वो बॉयफ्रेंड इसका सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा था और यही कारण था कि अब आखिरी टाइम में जब इसे किडनैप कर लिया गया था, वो बंदा कुछ इस तरीके से उसे ले जाकर काफी ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा था, उसका शोषण कर रहा था, तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। पुलिस इस पूरे के पूरे मामले को समझ चुकी थी और उनका यही कहना था कि बेटा तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, एक तो तुम्हारा वो रेपिस्ट जिसने कि आखिरी टाइम में तुम्हें किडनैप कर लिया था, उसके बाद ले जाकर तुम्हारा शोषण किया था, पहले हम लोग इस बंदे को जाकर संभाल लेते हैं। तो पुलिस अब उस बंदे को पकड़ने के लिए उससे और ज्यादा पूछने लगती है कि हम लोग किस तरीके से उसे पकड़ सकते हैं। उस बंदे के बारे में
तुम्हें कुछ न कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें बतानी होगी। तो लिसा ने बताया कि जब वो उसे किडनैप करके लेकर जा रहा था तो उसकी गाड़ी के सामने डैशबोर्ड पर टार्ज मैग्नम लिखा हुआ था। पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि ठीक है, ये इस कंपनी की गाड़ी होगी। दूसरी तरफ लिसा ने उस गाड़ी का कलर भी बता दिया, टाइम बता दिया, वो जगह बता दी जहां से उसे आखिरी टाइम में किडनैप किया गया था। और इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक चीज ये भी बताई कि जब वो आखिरी टाइम में उसे छोड़ने के लिए आ रहा था, उसने पूरी तरीके से उसे समझा दिया कि उसके पिता का उसके अलावा कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है। जब वो उसे वहां पर छोड़कर गया था तो उसे छोड़ने से पहले उसने बीच रास्ते से एटीएम से कुछ एक पैसे निकाले थे। तो पुलिस ने जाकर उस रात को उस स्पेसिफिक टाइम पर जिस जिस एटीएम के पास से वो लोग होकर गुजरे थे उन सारे के सारे एटीएम का डाटा निकालना शुरू किया। तो कुछ एक लोग उनके सामने आते हैं। दूसरी तरफ लिसा ने ये बात भी बताई कि वो उस बंदे का चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन उसके घर पर, उसके बाथरूम में, उसकी गाड़ी में जगह जगह पर उसने अपने फिंगरप्रिंट छोड़ रखे हैं। तो पुलिस ने अब अपनी तहकीकात के दौरान जितने भी बंदों के ऊपर शक हो रहा था कि ये लोग रात के टाइम में यहाँ से गुजरे थे, इन्होंने भी पैसे निकाले थे, उन सभी लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया और उन सभी लोगों के फोटो ले जाकर लिसा के सामने रख दिए कि आप क्या अंदाजा लगा पाएंगे कि इनमें से वो कौन हो सकता है। और इसी टाइम लिसा ने एक व्यक्ति के ऊपर शक जताया कि उसे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यही वो बंदा हो सकता है, और वो था बॉबी जो लोंग। जब पुलिस ने जाकर उसके घर पर तहकीकात करनी शुरू की, ये बात पता लगाई कि इसके पास गाड़ी कौन सी है, तो वो वही बंदा था। पुलिस उसे जाकर अपनी हिरासत में ले लेती है, अपने पास बैठाकर उससे पूछताछ करने लगती है। तो बॉबी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था, मैं तो सिर्फ नॉर्मली उस रात वहां से गुजर रहा था, तो कुछ एक पैसे मैंने एटीएम से निकाल लिए थे। जिस बंदे ने ये कांड किया है वो जरूर कोई ना कोई और रहा होगा। तो अब पुलिस उसके घर पर जाकर जितने भी फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके लाई थी उनका भी रिजल्ट आ चुका था। और वो बॉबी को जब इस बारे में बताने लगते हैं कि हमने कुछ इस तरीके से भी जाकर कंफर्म कर लिया है, तो बॉबी समझ चुका था कि अब वो पकड़ा जा चुका है। अब इसके पुराने इतिहासों के बारे में भी पता लगाया जाता है, तब जाकर ये बात पता चलती है कि लिसा उसकी पहली विक्टिम नहीं, जबकि इससे पहले भी वो काफी सारी महिलाओं को मार चुका है। जैसा कि उसने लिसा को भी बताया था कि वो ऐसी ही महिलाओं के साथ अब अपनी पत्नी का बदला ले रहा है। और दरअसल ये एक सीरियल किलर था जो कि सबसे पहले तो महिलाओं को किडनैप करता, अपने साथ उन्हें लेकर आता, यहाँ पर काफी ज्यादा बेरहमी के साथ उनका शोषण करता और उसके बाद उन्हें मार डालता। पुलिस ने बॉबी जो लोंग को अपनी हिरासत में ले लिया था। इस टाइम उसके ऊपर केस चल रहा था और जैसे ही उसने हरकतें कर रखी थी उसके चलते उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन लिसा की नानी का वो बॉयफ्रेंड जिसके ऊपर की इस टाइम केस चल रहा था, दूसरी तरफ बॉबी की जब हायरिंग चल रही थी उसी टाइम उसकी नानी के बॉयफ्रेंड को जेल में ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपनी वहीं पर जान गंवा देता है। इस केस के दोनों ही आरोपियों को इस टाइम सजा मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद लिसा ने लैरी पिगट को कुछ एक ऐसी बातें बताई जिसे कि सुन लेने के बाद लैरी पिगट अंदर तक हिल जाते हैं, क्योंकि लिसा का ये कहना था कि उस दिन लिसा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी अपने ऐसे हालातों को लेकर। तो उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि जैसे कि उसकी जिंदगी चल रही है, इससे काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर वो अपनी जान ही गवा दे। और ये बात सोचकर वो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल पड़ती है। वहां पर जाने के बाद उसके साथ काम करने वाला उसका सहकर्मी नहीं आया था, तो उसके बॉस ने यही बात कही कि आज हमें काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसे ओवर टाइम करना होगा। वो उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और उसी टाइम लिसा को ये बात लगने लगती है कि उसे घर पर जाने के बाद अपनी जान ही तो देनी है, तो क्यों न जाते जाते वो थोड़ा अच्छा काम कर ले। उसकी नानी का बॉयफ्रेंड उसके साथ जबरदस्ती किया करता था, वो उससे काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी और उसने अपनी जिंदगी का आखिरी बार किसी की मदद करने के बारे में सोचा। तो वो रात के टाइम रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, उसने अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ वो जाने लगती है और उसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि उसका गाड़ी में कोई पीछा कर रहा है। वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी, उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि उसे घर पर जाकर अपनी जान ही तो देनी है, ज्यादा से ज्यादा ये बंदा उसके साथ कर ही क्या लेगा। ये सारी की सारी बातें सोचते सोचते वो अपनी साइकिल चलाती जा रही थी और उसके बाद तो एक टाइम ऐसा भी आया जब वो बंदा अपनी गाड़ी लाकर इसके सामने खड़ी कर देता है और ले जाकर उसके सिर पर गन रख देता है। उस टाइम भी यही कारण था कि वो बिल्कुल भी नहीं घबराई कि अगर ये बंदा ज्यादा से ज्यादा उसके साथ कर ही क्या लेगा, वो गोली चलाएगा और वो अपनी जान गंवा देगी। हाँ, बस फर्क इतना पड़ेगा कि वो घर पर जाने के बाद लगभग 20 या 25 मिनट बाद अपनी जान गंवाने वाली थी, यहाँ पर वो थोड़ा जल्दी अपनी जान गंवा देगी। और यही कारण था कि वो आखिरी टाइम में भी घबराई नहीं और जैसा जैसा वो बंदा बोलता जा रहा था वो बिल्कुल ऐसा ही करती जा
रही थी और उसके बाद जब वो उसे घर पर लेकर जाता है लगातार वो उसका शोषण करता जा रहा था। उसके सिर पर उसने बंदूक रख रखी थी। तब जाकर उसे अपनी जिंदगी से थोड़ा प्यार होता है। तब जाकर उसके दिमाग में अलग अलग तरीके से यहाँ से निकलने के उपाय आने लगते हैं और उसी टाइम उसने ये बात कही थी कि इस टाइम उसके घर पर उसके पिता बिल्कुल अकेले हैं, जैसा कि इस बंदे की जिंदगी है। इसके पिता को भी इसकी माँ ने छोड़ दिया था बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि इसकी पत्नी ने छोड़ दिया और आखिर में वह बंदा उसकी बातों में भी आ जाता है। जो लोगों को 1986 में ही मौत की सजा दे दी गई थी, लेकिन अगले काफी सारे साल बीत जाते हैं, अभी तक उसे फांसी की सजा नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही 23 मई 2019 का टाइम आया तो जो लोगों को आखिरी बार खाना खिलाया जाता है और उसके बाद उसे जहर का इंजेक्शन देकर उसकी मौत की सजा को पूरा किया जाता है। और इस टाइम अगर लिसा को देखा जाए तो वो तो पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और खुद जैसे ही विक्टिमों को, जैसा कि एक टाइम में उसकी हालत हुआ करती थी, ऐसे ही परेशानी से जूझने वाले लोगों की इस टाइम वो मदद कर रही है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सुकून को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।